हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल विकास की क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशी शिक्षा स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को समावेशी शिक्षा का अर्थ और उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई उनके बारे में जानकारी दी। अतः समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मैंने कल की क्लास में आप लोगों को प्रतिभाशाली बालकों के बारे में जानकारी दी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग सृजनात्मक बालक और पिछड़े बालक इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सृजनात्मक बालक दोस्तों कौन होते हैं जानेंगे पहले हम लोग इनके बारे में। ऐसे बालक जिनमें मौलिकता, अपसारी चिंतन, लचीलापन आदि गुण पाए जाते हैं सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। दोस्तों सृजनात्मक बालक कौन होते हैं? ऐसे बालक जिनमें मौलिकता, अपसारी चिंतन और लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, वो होते हैं सृजनात्मक बालक। और दोस्तों देखते हैं आगे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सृजनात्मक बालक को किस प्रकार डिफाइन किया है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। मैं आप लोगों को हर एक क्लास में बताता हूं कि जो जो भी मनोवैज्ञानिक द्वारा डिफिनीसन दी गई है उसे आप एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में डिफिनीसन्स जरूर आती हैं, तो आप लोग इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। देखते हैं डॉक्टर रघुवीर ने अपनी परिभाषा दी है सृजनात्मक बालकों के संदर्भ में। क्या बताया है इन्होंने? ऐसे बालक जो किसी कार्य को करने के लिए नए तरीकों को जन्म देते हैं सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। डॉक्टर रघुवीर का कहना है कि ऐसे बालक जो किसी भी कार्य को करने के लिए नए तरीकों को जन्म देते हैं सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। आगे देखते हैं जेमन ड्रेवर ने क्या कहा है। जेमन ड्रेवर की क्या डिफिनीशन है सृजनात्मक बालकों के संदर्भ में? उन्होंने बताया है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना, ये बताया कहा है जेमन ड्रेवर ने। और क्रो एंड क्रो की क्या डिफिनीशन है देखते हैं हम लोग। क्रो एंड क्रो ने सृजनात्मक बालकों के संदर्भ में डिफिनीशन दी है। दोस्तों, सृजनात्मकता मौलिक अधिकारों को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो की डिफिनीशन है सृजनात्मकता मौलिक अधिकारों को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं सृजनात्मक बालक कौन होते हैं इनके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। अब हम लोग सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं उनके बारे में देखेंगे कि सृजनात्मक बालकों की क्या विशेषता होती है। पहली है, ऐसे बालकों का आईक्यू या बुद्धिलब्धि से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन बुद्धि के साथ धनात्मक संबंध होता है। जो सृजनात्मक बालक होते हैं इनका आईक्यू यानी कि बुद्धिलब्धि से तो कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन बुद्धि के साथ इनका धनात्मक संबंध होता है। आगे देखते हैं, सृजनात्मक बालकों में नए ढंग से समस्या समाधान के लिए काल्पनिक गुण पाया जाता है। सृजनात्मक बालकों में दोस्तों समस्या समाधान के लिए एक काल्पनिक गुण पाया जाता है, ये इनकी विशेषता होती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, मौलिकता तथा अपसारी चिंतन का गुण होता है। इनमें मौलिकता होती है और अपसारी चिंतन इस सृजनात्मक बालकों में इसका गुण पाया जाता है, मौलिकता और अपसारी चिंतन का। दोस्तों, आप लोग ये सारे वर्ड याद रखना, मौलिकता, अपसारी चिंतन और ये जितने भी सृजनात्मक, लचीलापन, ये सारे के सारे आपका जो आगामी परीक्षा सीटेट होने वाला है वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। दोस्तों, आगे देखते हैं, सृजनात्मक लक्ष्य उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। एनसीएफ की लाइन है, डायरेक्ट पूछ देते हैं कभी कभी सीटेट एग्जाम की जहाँ तक बात करें, और ये एक एनसीएफ की लाइन है जो सृजनात्मक है, ये लक्ष्य उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, सृजनात्मक प्रक्रिया के साथ साथ उत्पाद भी होता है, यानी कि सृजनात्मक प्रक्रिया के साथ साथ रिजल्ट भी होता है। ये हो गई सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। आशा करता हूं दोस्तों इतनी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आगे देखते हैं हम लोग शिक्षा व्यवस्था सृजनात्मक बालकों की क्या होती है इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसे बालकों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। एक टीचर को चाहिए कि जो क्रिएटिव बालक हो उनमें अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए।
आगे देखते हैं, ऐसे बालकों को करके सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे बालकों को एक टीचर को चाहिए कि उन्हें लर्निंग बाय डूइंग इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। आगे है, ऐसे बालकों द्वारा किए गए कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे बालक जो सृजनात्मक क्रिएटिव बालक हों, एक अगर वो कोई कार्य करता है तो उसके कार्य की सराहना करनी चाहिए, एक टीचर का ये उद्देश्य होना चाहिए। आगे देखते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए। एक टीचर को जो क्रिएटिव बालक हो या प्रतिभाशाली बालकों में भी ये विशेषता थी कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो सृजनात्मक और क्रिएटिव बालक हों, ऐसे बालकों के लिए एक टीचर को क्या चाहिए कि उनके अपसारी चिंतन को बढ़ावा दे, उनके अपसारी चिंतन को बढ़ावा दे और उनके करके सीखने पर बल देना चाहिए एक टीचर को, और उनके किए गए कार्यों की सराहना करनी चाहिए और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। आगे देखते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं एलेक्स ओसबर्न, ये मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या कहा है, ऐसे बालकों को मानसिक उद्वेलन विधि से सिखाया जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डबल टिक कर लीजिए। ये सृजनात्मक बालकों को मानसिक उद्वेलन विधि से सिखाना चाहिए। ये किसने बोला है? एलेक्स ओसबॉर्न ने बोला है। इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान रखना दोस्तों। तो ये सृजनात्मक बालक थे, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे देखते हैं पिछड़े बालक। पिछड़े बालक कौन होते हैं, इनके बारे में, इनकी डिफिनीशंस, इनकी विशेषता और शिक्षा व्यवस्था इनकी क्या होनी चाहिए, इनके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। पिछड़े बालक कौन होते हैं देखेंगे। पहले सिरिल बर्ट की डिफिनीशन है। सिरिल बर्ट ने बोला है पिछड़े बालक कौन होते हैं, ऐसे बालक जो अपने से निचले एज की कक्षाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। दोस्तों, पिछड़े बालक कौन होते हैं? ऐसे बालक जो अपने से निचले एज की कक्षाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। ये बोला है किसने? सिरिल बर्ट ने। आगे देखते हैं, एक अन्य मनोवैज्ञानिक हैं शानैल। शानैल ने क्या बताया है पिछड़े बालकों के संदर्भ में? वे बालक जो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा शैक्षणिक क्षेत्र की उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। शालैन का कहना है कि ऐसे बालक जो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो शैक्षणिक मतलब पढ़ाई लिखाई में वो थोड़ी सी कमज़ोर होते हैं और उपलब्धि को नहीं प्राप्त कर सकते, नॉर्मल बालकों से जो कम होते हैं, उनको उन्होंने बोला है पिछड़े बालक। तो दोस्तों, ये होते हैं हमारे पिछड़े बालक कि जो सामान्य बालकों से भी थोड़े पढ़ाई में पीछे होते हैं, वो होते हैं पिछड़े बालक, जिसके संदर्भ में सिरिल बर्ट ने बोला है जो अपनी एज से कम कक्षाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। और सालैन ने बोला है वे बालक जो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा शैक्षणिक क्षेत्र की उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर पिछड़े बालक होते कौन हैं। देखेंगे विशेषता इनकी एक एक करके। सीखने की गति धीमी होती है। जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें सीखने की गति जो होती है धीमी होती है। और मैंने यही चीज़ आप लोगों को कल की क्लास में प्रतिभाशाली बालक बताया था, उसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके सीखने की गति क्या होती है? तीव्र होती है। और पिछड़े बालकों की सीखने की गति धीमी होती है। और अगली क्या है विशेषता इनकी? कक्षा में असमायोजित व्यवहार। कक्षा में इनका असमायोजित व्यवहार रहता है, कक्षा में ये समायोजन नहीं कर पाते हैं जो पिछड़े बालक होते हैं। आगे देखते हैं, शैक्षणिक उपलब्धि बुद्धिलब्धि की अपेक्षा कम होती है। इनका आईक्यू तो बेहतर होता है, लेकिन आईक्यू होने के साथ साथ, यानी कि आईक्यू मतलब बुद्धिलब्धि होने के साथ साथ बुद्धिलब्धि तो इनका ठीक होगा। नॉर्मली मान लीजिए आप सामान्य बालकों का 90 से 100 होता है, तो इसके ही आसपास इनकी आईक्यू होती है, लेकिन आईक्यू की अपेक्षा इनकी जो शैक्षणिक उपलब्धि होती है वो कम होती है। आईक्यू तो इनका मेंटेन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो इनके कक्षा में सीखने की गति और जो कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है उसमें कैचिंग पावर पिछड़े बालकों में कम होती है आईक्यू लेवल की अपेक्षा। आगे देखते हैं, आगे है जीवन के प्रति निराशा पाई जाती है, वह समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति होती है।
पिछड़े बालकों का एक और गुण होता है, एक और विशेषता होती है कि इन्हें जीवन के प्रति निराशा इनके अंदर बनी रहती है और समाज विरोधी, जो समाज के विरुद्ध कार्य होते हैं उनको करने की प्रवृत्ति ज़्यादा इनमें देखी जाती है। तो ये हुई पिछड़े बालकों की विशेषताएं। आगे देखते हैं, आगे इनके प्रकार, पिछड़े बालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं जानेंगे दोस्तों। पिछड़े बालक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहले कौन होते हैं? सामान्य पिछड़ा बालक, इनके बारे में देखेंगे। दूसरा होता है विशिष्ट पिछड़ा बालक। सामान्य पिछड़े बालक कौन होते हैं और विशिष्ट पिछड़े बालक कौन होते हैं देखेंगे। ऐसे बालक जो सभी विषयों में पीछे होते हैं सामान्य पिछड़े बालक कहलाते हैं। मैंने कि आप लोगों को बताया अभी कि इनकी आईक्यू तो सही होती है, लेकिन इनमें होता क्या है कि इनमें शैक्षणिक रूप से सीखने वाली जो प्रवृत्ति होती है शिक्षा के क्षेत्र में, ये इस चीज़ में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, इसीलिए पिछड़े बालक कहे जाते हैं। तो इसमें दो टाइप हैं, सामान्य पिछड़े बालक और विशिष्ट पिछड़े बालक। सामान्य पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो सभी विषयों, मतलब आल विषय, जितने भी हिंदी गणित अंग्रेजी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी में पिछड़े होते हैं, वो होते हैं सामान्य पिछड़े बालक। और विशिष्ट पिछड़े बालक कौन होते हैं? ऐसे बालक जो एक विषय में पिछड़े होते हैं, विशिष्ट पिछड़े बालक कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो कोई बच्चा जिसको मान लीजिए मैथ नहीं आती और जिसे मान लो एक सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं आती, वो भी पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन पिछड़े बालकों में वो विशिष्ट पिछड़ा बालक कहा जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। सामान्य पिछड़े बालकों के संदर्भ में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऐसे बालक जो सभी विषयों में कमजोर होते हैं वो सामान्य पिछड़े बालक कहलाते हैं, और विशिष्ट पिछड़े बालक ऐसे बालक जो एक विषय में पिछड़े होते हैं, विशिष्ट पिछड़े बालक कहलाते हैं। आगे देखते हैं पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था। पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए देखते हैं। ऐसे बालकों को दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा सिखाया जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे जिसमें दिखाई भी देता हो और सुनाई भी देता हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर या टेलीविज़न या प्रोजेक्टर, जैसे स्कूल में प्रोजेक्टर वगैरह लगा होता है। तो ऐसे बालकों को जिनकी कैचिंग पावर कम होती है, तो उन्हें आप कक्षा में सिखाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज़ करें। जैसे मान लो प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको पढ़ाएं, तो वो बालक पिछड़ा नहीं रहेगा, उसकी पिछड़ापन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऐसे बालकों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देना चाहिए। एक टीचर को चाहिए कि अगर वो पिछड़ा बालक है तो ऐसा नहीं कि उसे कक्षा में अलग बिठाएं या उस पर ध्यान न दें, ऐसा नहीं करना है। उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है, उससे समय समय से बात करनी है, उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना है, तो उसका पिछड़ापन दूर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को स्थान देना चाहिए। पाठ्यक्रम में जो पिछड़े बालक हों उनके पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को स्थान प्रदान करना चाहिए। आगे देखते हैं, ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक भ्रमण का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे बालकों को शैक्षिक भ्रमण पे ले जाना चाहिए एक टीचर को, क्योंकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर को देखेंगे और वहाँ चीज़ों को देखेंगे। जब उस चीज़ों को देखेंगे टीचर, उसके बाद उनको उस चीज़ को बताएगा कि ये चीज़ है, तो उनको उस चीज़ की जानकारी अच्छे से मिल सकेगी। तो पिछड़े बालकों को एक टीचर को चाहिए कि उन्हें शैक्षिक भ्रमण पे ले जाए। आगे देखते हैं, ऐसे बालकों के साथ शिक्षक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली है कि ऐसे बालकों के साथ एक टीचर को चाहिए कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। ऐसा नहीं कि उसे मारे धमकाए, और अगर वो होमवर्क करके नहीं ला रहा है या कुछ गलत कर रहा है तो उसे पीटे, ऐसा नहीं करना है। उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार एक टीचर को करना चाहिए। आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 ने क्या बोला है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ऐसे बालकों को सिखाते समय उनमें स्वयं के अनुभव को स्थान देना चाहिए। एनसीएफ 2005 का कहना है कि जो पिछड़े बालक हों, ऐसे बालकों को कक्षा में सिखाते समय उनके स्वयं ज्ञान, जो वो खुद का ज्ञान रखते हों, उसका बढ़ावा देना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। तो उनका धीरे धीरे पिछड़ापन दूर हो जाएगा और वो अपनी क्लास में असहज महसूस नहीं करेंगे। तो एक टीचर को ये चाहिए कि उनका ध्यान रखे। तो ये हैं पिछड़े बालक। ये आज की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने सृजनात्मक बालक और पिछड़े बालकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल की क्लास में हम लोगों ने प्रतिभाशाली बालक पढ़ा था। आगे हम कल की क्लास में अब मंदबुद्धि बालक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।